नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल मेरी स्टडी में। गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इसे उतना ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें या जो भी बच्चा आपको ऐसा लगता है कि पढ़ने वाला है, जिसके लिए ये चीज़ें लाभदायक होंगी, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आज मैं जिसका रिवीजन कराने आपको जा रही हूँ वो वीडियो रिलेटेड है हमारे फरवरी के करंट अफेयर्स से। फरवरी 2020 का जितना भी करंट अफेयर रहा है, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मात्र 100 क्वेश्चंस में हम फरवरी का जो भी करंट अफेयर है उसे रिवीजन करेंगे। इसके अलावा आप जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बीच बीच में स्टैटिक जीके से रिलेटेड, वो भी मैंने आज कवर कराई हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक तो बिल्कुल ज़रूर कर दें, और अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ फरवरी। फरवरी का जितना भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है सारा एक वीडियो में मैं कवर कराऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन वीडियो जो कि रिलेटेड है फरवरी पर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि वाई.एस. मलिक की अध्यक्षता वाली IAHE समिति ने अपनी अध्यक्षता वाली रिपोर्ट किसे सौंपी है। वाई.एस. मलिक की अध्यक्षता वाली IAHE समिति ने अपनी अध्यक्षता वाली रिपोर्ट किसे सौंपी है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है नितिन गडकरी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है नितिन गडकरी को सौंपी है, तो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नितिन गडकरी को सौंपी है। इसके साथ साथ अगर हम देखें IAHE, तो IAHE क्या है? इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे एंड इंजीनियर्स। इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे एंड इंजीनियर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नोएडा में इसका मुख्यालय स्थित है और 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे कि किस भारतीय राज्य ने भारत की अपनी पहली फल ट्रेन, फ्रूट ट्रेन 980 मीट्रिक टन, जिसका नाम है हैप्पी बनाना ब्रांड से शुरू की है। तो आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य ने भारत की अपनी पहली फल ट्रेन 980 मीट्रिक टन की हैप्पी बनाना जनवरी 2020 में ब्रांड नाम से शुरू की है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य ने ऐसा किया है कि उसने एक फ्रूट ट्रेन स्टार्ट की है और इसका नाम रखा है हैप्पी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य ने दिल्ली सरकार के मार्ग का अनुसरण करते हुए फरवरी 2020 में डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना शुरू की है। कि मतलब अब आपको जो पेंशन वितरण है वो आपके घर तक दिया, मतलब आपके डोर तक आएगा वो योजना, आपको दरवाजे पर आकर के मिलेगी उसका लाभ। तो डोर स्टेप योजना, और ये शुरू करी गई है दिल्ली का अनुसरण करते हुए, क्योंकि सबसे पहले ये दिल्ली ने ऐसा किया था कि डोर स्टेप सेवाएं उपलब्ध कराई थी। तो वहीं अब ये जो फॉलो करने वाला जो राज्य बन गया है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने दिल्ली की तर्ज पर ही डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना अपने राज्य में शुरू की है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं YSR जगन मोहन रेड्डी, इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 4 कहता है, फोर्थ क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने अजय बिसारिया को भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। मत भूलिए हम फरवरी का कवर कर रहे हैं तो हमें फरवरी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो विदेश मंत्रालय ने अजय बिसारिया को कहाँ का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? भारत की तरफ से। तो इनको नियुक्त किया गया है कनाडा में। कनाडा में इनको भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, जो कि कहता है कि भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा किस सूचना प्रौद्योगिकी दिग्गज कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब CEO इसे कहा जाता है, ये चुने गए हैं। तो किस कंपनी के अरविंद कृष्णा को CEO चुना गया है? तो इस कंपनी का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये कंपनी का नाम है, जिसके CEO कौन बन गए हैं? जिसके CEO बन गए हैं अरविंद कृष्णा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6th क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार ने M. अजीत कुमार को जनवरी 2020 के M. अजीत कुमार को कहाँ का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो इनको जनवरी 2020 का जो अंतिम जो महीना बिल्कुल चल रहा था, 30 जनवरी 31 जनवरी के आसपास इन्हें नियुक्त किया गया था। तो कहाँ का अध्यक्ष पूछा जा रहा है कि एम अजीत कुमार को नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इन्हें जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है, आप सोच कर बताइए कि कहाँ का, क्योंकि आपने भी फरवरी का करंट अफेयर पढ़ा है। तो आशा करती हूँ अब तक आप अपना आंसर लगा चुके होंगे। तो जो इसका सही उत्तर है वो है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं CBIC, इसको हम बोलते हैं। तो इसका इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसको? एम अजीत कुमार जी को। नेक्स्ट देखेंगे 7th क्वेश्चन कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन डेनियल के इनॉय सोलर टेलीस्कोप, इसका नाम है डेनियल के इनॉय सोलर टेलीस्कोप से सूरज की कभी नहीं देखी गई अशांत सतह की छवियों का पता चला है, कि जो सतह कभी नहीं देखी गई सूरज की उसका पता चला है इस टेलीस्कोप के माध्यम से। तो आपको पूछा जा रहा है ये जो टेलीस्कोप है ये कहाँ पर स्थित है, तो कौन सी जगह है जहाँ पर ये टेलीस्कोप स्थित है, जिससे सूर्य की सतह पे जो छवियां हैं जो कभी नहीं देखी गई उनका पता लगाया गया है। तो 7th का जो सही आंसर है वो है माउ का हवाई द्वीप है माउ का, जहाँ पर ये DKIST डेनियल के इनॉय सोलर टेलीस्कोप स्थित है वहाँ। तो ये पूछा जा रहा था कि कहाँ स्थित है, तो ये माउ के हवाई द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8th क्वेश्चन कहता है कि सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला दुनिया में सबसे बड़ा शिल्प मेला है, ये विश्व में प्रसिद्ध है और कहाँ लगता है? भारत के हरियाणा में लगता है। तो आपसे पूछा जा रहा है फरीदाबाद में एग्जैक्टली लगता है, जिसे भारतीय राज्य आयोजित करते हैं। तो पूछ रहे हैं कि कौन से भारतीय राज्य ने इसका आयोजन किया है। तो मैंने आपको बताया फरीदाबाद, जो कि हरियाणा का क्षेत्र है, तो हरियाणा में ये मेला लगता है। तो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला अब आप नहीं भूलेंगे, ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। शिल्प मेला से तात्पर्य है कि यहाँ पर हाथ से बने हुए तरह तरह के अच्छे सामान, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये मेला आप समझ सकते हैं कि लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है फरीदाबाद में और ये बहुत बड़ा मेला होता है। इसका आयोजन करता कौन होता है? हरियाणा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 के 34वें संस्करण में 3 क्वेश्चंस एक से निकले हैं कि 34वां इसका संस्करण था। पूछा जा रहा है कि 34वें संस्करण में भारतीय राज्य को थीम स्टेट चुना गया। भाई इस मेले में किसी को थीम स्टेट भी चुना जाता है कि उस जो भी स्टेट का प्रोडक्ट होंगे, जो भी वहाँ के शिल्प कलाएं होंगी, उनको ज़्यादा उभार कर मतलब सामने रखा जाएगा उस शिल्प मेले में। तो इसमें जो थीम स्टेट था इस बार का वो था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इस बार का सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम स्टेट था और ये इसका 34वां संस्करण रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरकार ने केंद्रीय बजट 2020-21 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का बजट 540 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करीब कितने करोड़ रुपए कर दिया है। तो केंद्रीय बजट ये इनका जो 2020-21 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का था वो 540 करोड़ रुपए था, परंतु इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 600 करोड़ रुपए। और इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको याद रखना है कि 540 करोड़ रुपए से बढ़ाकर जो बजट है वो 600 करोड़ रुपए कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है? टिड्डियों की वजह से, तो ये जो टिड्डियां थी ये अफ्रीका से उड़ती हुई पहले अफगान मतलब उस तरफ के देशों में, इधर आप कह सकते हैं कि अफ्रीका से पहले ऊपर की तरफ आई, फिर पाकिस्तान से होते हुए भारत में भी प्रवेश कर गई। तो भारत तक ये आई हैं टिड्डियाँ और इनका प्रकोप भारत में भी फसलों पर बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। तो ये टिड्डियाँ ना फसलों को बर्बाद कर देती हैं, पूरी तरह से फसलों को खा जाती हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है किसानों को। तो बचाने के लिए बहुत प्रयास भी किया गया। तो वहीं आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश में फरवरी में टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा टिड्डियों का प्रकोप रहा, जिसकी वजह से उसने वहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक किस देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। तो मतलब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। तो ये जो नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे भारत में, नए एयरपोर्ट, तो ये 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ऐसी घोषणा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर दिया गया है। तो मतलब पहले ये कॉमनवेल्थ का पार्ट हुआ करता था, परंतु फिर ये उससे बाहर हो गया और अब इसने फिर से जो राष्ट्रमंडल है उसको ज्वाइन किया है। तो इसको ज्वाइन करने वाला कौन सा ये देश बन गया है, आधिकारिक रूप से इसने इसे ज्वाइन किया है। तो ये देश बन गया है मालदीव। मालदीव वो देश बन गया है जिसने कॉमनवेल्थ को फिर से ज्वाइन कर लिया है, अब ये इसका सदस्य देश कहलाएगा। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन कहता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं, मतलब आपने देखे होंगे ना, दलदली सतहें रहती हैं, पानी भरा रहता है, उस तरीके की आपने देखी होंगी वेटलैंड साइट्स, आपने ज़रूर देखी होंगी। भारत में बहुत सारी वेटलैंड साइट्स हैं। तो उसी में क्या रहता है कि वो जो साइट्स होती हैं वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक हमारे कह सकते हैं कि पर्यावरण का भाग होती हैं, जैव विविधता के आधार पर भी और पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से भी। तो ऐसे में उनको जब हम आर्द्र भूमि वेटलैंड की श्रेणी में रख देते हैं, रामसर साइट्स उन्हें बना दिया जाता है, तो उनकी देखभाल अच्छे से की जा सकती है, उनका संरक्षण किया जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है। तो ये रामसर सम्मेलन एक हुआ था ईरान में, तो उसके बाद से फिर ये मनाना शुरू किया गया कि जो भी कहीं पर भी कोई वेटलैंड साइट्स होंगी हम उनका संरक्षण करेंगे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15th क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। वो कौन सा राज्य सरकार है जिसने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की गई है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा ने अपने यहाँ वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। अब आप देख सकते हैं कि फरवरी तक भी हमारे भारत देश में कोरोना का कोई प्रभाव नहीं था, फिर मार्च से जो हवाएं बदली हैं और उसके बाद जो कोरोना आया है वो अभी तक हम लोग झेल रहे हैं। काश वापस आ पाते उसी जगह पर। 16th क्वेश्चन कहता है कि कोलकाता में 5 दिवसीय मातला अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो ये 5 दिवसीय मातला अभियान आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा आयोजित किया गया, और इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मातला अभियान शुरू किया गया था भारतीय नौसेना का, ये भारतीय नौसेना का अभियान था मातला अभियान। कोलकाता में ये 5 दिवसीय अभियान चला था। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन कहता है कि विश्व सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। विश्व सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर किया गया। तो ये जो सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस तरीके के सम्मेलन अधिकतर नई दिल्ली में ही होते हैं। तो विश्व सतत शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन, अब इसके बारे में आप देख लीजिए। जो सतत शिखर सम्मेलन था प्रकाश जावड़ेकर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और टेरी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आयोजित किया गया था। प्रकाश जावड़ेकर ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18th क्वेश्चन कहता है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड 2020 में किसे दिया गया। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये लीडरशिप का अवार्ड जो है ये दिया गया है इस वर्ष 2020 की हम बात करें तो ये दिया गया है प्रोफेसर जेफरी डी शैक को। प्रोफेसर जेफरी डी शैक इनका नाम है, जिनको 2020 में द सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर जेफरी डी शैक को। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ आगे देख लेते हैं तो वान की मून की बात करें। वान की मून को ये पुरस्कार 2009 में दिया गया था। 2009 में दिया गया था वान की मून को। मनमोहन सिंह को दिया गया था 2013
2011 में, और पवन कुमार चामलिंग को भी ये अवार्ड मिल चुका है 2016 में। तो हमें ये याद रखना है। बान की मून को 2009 में द सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड, और मनमोहन सिंह जी को 2011 में, और पवन कुमार चामलिंग जी को 2016 में, और कोलंबिया जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव मनाया गया तो किसके द्वारा ये मनाया गया? 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव चला था तो ये मनाया गया। अब आप गेस करिए नर्मदा नदी कहाँ पर बहती है? तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव मनाया गया था। तब कमलनाथ जी की सरकार चल रही थी और फिर उसके बाद पलट होके शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल जी अतिरिक्त प्रभार के साथ में मध्य प्रदेश की इस समय गवर्नर बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20th। तो ये क्वेश्चन कहता है एडू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? एडू इसे बोलते हैं, इसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे एडू क्या है? तो ये एक द्वीप का नाम है जिसके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो द्वीप है ये मालदीव का भाग है और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए, इसके पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के साथ में भारत ने ये समझौता किया है। जो मालदीव है उसकी कैपिटल है माले, और अगर मालदीव की बात करें ये अटॉल से मिलकर बना हुआ है, जो गोल होते हैं कोरल रीफ से ये मिलकर बना हुआ है। कोरल रीफ से निर्मित ये एक द्वीप है और इसमें जैसे इसी तरीके से कई सारे द्वीप हैं जिनसे मिलकर ये बना हुआ है, जिनके अलग अलग नाम हैं। तो उन्हीं का एक नाम है एडू। इसी के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मालदीव के साथ में समझौता भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इराक के फरवरी में प्रधानमंत्री बदले थे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है मोहम्मद तौफीक अल्लावी। मोहम्मद तौफीक अल्लावी इनका नाम है, जो कि इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां प्रश्न कहता है कि श्रीलंका में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। आप मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कि हमारी सीमाएं तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं, पर श्रीलंका के साथ हमारे संबंध हैं। और क्योंकि श्रीलंका के पास ही रामेश्वरम द्वीप स्थित है, तो वहाँ आना जाना कई सारे देखा जाए वो हमारे लिए धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो श्रीलंका के साथ हमारे संबंध हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने? तो इनका नाम है गोपाल बागले। गोपाल बागले जो कि श्रीलंका में अगले उच्चायुक्त भारत की तरफ से बने हैं। अब गोपाल किसका नाम है? कृष्ण जी का। और कृष्ण जी एक तरीके से देख सकते हैं कि राम भगवान के ही रूप थे, तो आप उससे याद कर सकते हैं राम भगवान से रिलेटेड है श्रीलंका। वहाँ पे रावण को उन्होंने मारा था, तो गोपाल बागले वहाँ के उच्चायुक्त बने हुए हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। थोड़ा ट्रिक अपने हिसाब से लगा लिया करिए कुछ चीज़ें याद करने के लिए। नेक्स्ट 24वां प्रश्न कहता है कि किस खिलाड़ी को पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वो कौन सा खिलाड़ी है जो पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इस खिलाड़ी का नाम है दीपा मलिक। ये पैरालंपिक की खिलाड़ी हैं जिनको इस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। दीपा मलिक इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां प्रश्न कहता है कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की तरफ से। तो कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगर हम अशोक लवासा की बात करें तो ये वर्तमान में एडीबी के उपाध्यक्ष बन गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बन गए हैं। अब अगर हमने एशियन डेवलपमेंट के उपाध्यक्ष की बात की ही है तो हम अध्यक्ष भी देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मत्सुत्सुगा असाकावा।
तो एशियन डेवलपमेंट के इस समय उपाध्यक्ष अशोक लवासा और प्रमोद अग्रवाल है कोल इंडिया लिमिटेड के हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न संख्या 26, जो कि कहता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा। 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनका आयोजन कहाँ पर होगा। तो जो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं, इनका आयोजन गोवा में होगा। और अगर हम बात करें इसके शुभंकर की, तो रूबीगुला पक्षी इसका शुभंकर बनाया गया है। रूबीगुला पक्षी, तो आपको याद रखना है रूबीगुला पक्षी किसका शुभंकर है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27वां प्रश्न कहता है कि साथी नामक पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई। साथी नामक पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो ये जो शुरुआत की गई थी, ये DST के द्वारा की गई थी। साथी नामक पहल की शुरुआत DST के द्वारा की गई थी, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा साथी नामक पहल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां प्रश्न कहता है भारत व किस देश के मध्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MOUs आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो भारत और किस देश के मध्य में हाई क्लास एजुकेशन जो उच्च शिक्षा होती है, उसके लिए 4 MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं। तो ये 4 MOU हमने उच्च शिक्षा के लिए हस्ताक्षरित किए हैं नॉर्वे के साथ में। नॉर्वे एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उनमें जो टॉप पर रहने वाली कंट्रीज़ हैं ना, आपने देखा होगा डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, यही कंट्रीज़ ऑलवेज टॉप पर रहती हैं। तो नॉर्वे इसका सही उत्तर हो जाता है। नॉर्वे की अगर हम कैपिटल की बात करें तो ओस्लो यहाँ की कैपिटल है, और ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 29वां क्वेश्चन कहता है कि इंतिवैधीह पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इंतिवैधीह पेंशन योजना, तो ये जो योजना है ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार ने इंतिवैधीह पेंशन योजना शुरू की है, जिसके द्वारा ये जो आंध्र प्रदेश सरकार है वो बुजुर्ग, विधवा, मोची, मछुआरे, एकल जो महिलाएं रहती हैं, जो मतलब अकेली रहती हैं, एकल महिलाएं, इन सभी को 2250 रुपये की मदद की जाएगी। इससे संबंधित ये पेंशन योजना है, और दिव्यांगों को 3000 रुपये पेंशन दी जाएगी। तो जो भी बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, मोची हैं, मछुआरे हैं, एकल महिलाएं हैं, उनकी मदद के लिए ये इंतिवैधीह पेंशन योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30वां प्रश्न कहता है कि एपीडा ने किसके साथ मिलकर गुवाहाटी में एक लीसन कार्यालय खोले जाने के लिए करार किया है। तो एपीडा ने किसके साथ मिलकर गुवाहाटी में लीसन कार्यालय खोले जाने के लिए करार किया है। जिसका सही उत्तर है वो है CETRI, सेट्री इसको बोल सकते हैं। CETRI के साथ मिलकर ये लीसन कार्यालय खोले जाने के लिए करार किया है। अब CETRI की फुल फॉर्म भी देख लीजिए कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में इसकी स्थापना हुई और मैसूर में ये स्थित है। याद रखिएगा, ये जो CTRI जो है ये मैसूर में स्थित लैब है और CSIR की लैब है। CSIR का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, तो ये CSIR की ही लैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31वां प्रश्न कहता है स्फूर्ति योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई। स्फूर्ति योजना किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई। तो ये जो मंत्रालय है इसको पहले तो हम लोग MSME मंत्रालय के नाम से जानते थे, लेकिन अब इस मंत्रालय का नाम उद्यम मंत्रालय कर दिया है। तो उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये जो स्फूर्ति योजना है ये शुरू की गई थी। उद्यम मंत्रालय के द्वारा ये स्फूर्ति योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए मुफ्त प्रवेश बंद कर दिया है। तो अब अगर हमें इस देश में जाना है तो हमें प्रवेश का जो शुल्क है वो देना पड़ेगा। तो वो कौन सा देश है जिसने भारतीय पर्यटकों के लिए मुफ्त प्रवेश बंद कर दिया है। जबकि पहले हमेशा से मतलब कभी कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था हमें इस देश में जाने के लिए, लेकिन अब हमें ये शुल्क देना पड़ेगा। तो ये ऐसा करने वाला देश बन गया है भूटान। भूटान को अब अगर हमें भूटान की यात्रा करनी है, अगर हमें वहाँ जाना है तो हमें ये प्रवेश शुल्क जो है वो देना पड़ेगा। और इस प्रवेश शुल्क की दर क्या होगी,
सतत विकास शुल्क लेगा, मतलब अपने जो विकास है उसको करने के लिए भूटान ये शुल्क ले रहा है, सतत विकास शुल्क, और 1200 रुपये ये शुल्क होगा। 1200 रुपये हमें देने पड़ेंगे। और कुछ उसमें एक 6 से 12 वर्ष तक के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए इसने 600 रुपये रखे हैं। बाकी 12 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग होंगे उन सभी का शुल्क कितना होगा, तो 1200 रुपये होगा। इसके अलावा जो 5 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनका कोई शुल्क नहीं लगेगा, मतलब ज़ीरो शुल्क। पर जो भी बच्चे 6 वर्ष से ऊपर के होंगे उनके लिए हमें 600 रुपये देने पड़ेंगे, और 12 वर्ष के सभी ऊपर के जो भी व्यक्ति होंगे, भारतीय नागरिक होंगे, उन सभी को 1200 रुपये का शुल्क भूटान को देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न कहता है कि आरबीआई ने बैंक जमा कवर की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो आरबीआई ने जो 1 लाख की सीमा थी इसको अचानक से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। 5 लाख कर दिया है। 1 लाख जो जमा कवर है उसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34वां प्रश्न कहता है कि स्कॉच अवार्ड किसने जीता। स्कॉच अवार्ड किसने जीता है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको बताना है कि स्कॉच अवार्ड किसने जीता है। तो जिसने स्कॉच अवार्ड जीता है उसका नाम है बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस। बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने स्कॉच अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां प्रश्न कहता है कि जन सेवक स्कीम किस राज्य ने लॉन्च की है। जन सेवक स्कीम ये कौन से राज्य ने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च करने वाला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक ने ये स्कीम लॉन्च की है जिसमें डोर स्टेप सेवा है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक ये सेवा कार्य करेगी। इसमें बहुत सारी सेवाएं हैं जिनको शामिल किया गया है, और वो सारी सेवाएं अब आपको घर बैठे आपके दरवाजे पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां प्रश्न कहता है कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट नाम से कितने सदस्यीय ट्रस्ट की घोषणा की है। तो ये एक ट्रस्ट बनाया गया है जो मंदिर निर्माण का कार्य देखेंगे। तो पूछा जा रहा है कि उसमें कितने सदस्य हैं, तो ये 15 सदस्यीय ट्रस्ट का निर्माण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इसमें 15 सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां प्रश्न कहता है कि भारत ने कच्चे तेल के 37वां प्रश्न कहता है कि भारत ने कच्चे तेल के आयात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कच्चे तेल के आयात के लिए हम कौन से देश के साथ हमने समझौता किया है, तो हमने रशिया के साथ समझौता किया है कच्चे तेल के आयात के लिए। और भारत मतलब कोई भी देश होता है वो जो तेल के आयात करते हैं, भाई किसी के यहाँ भंडारण तो रहता नहीं है, बहुत सारे देश खरीदते हैं तेल, जैसे कि हम भी खरीदते हैं। तो हम अपने यहाँ स्टॉक बना करके रखते हैं कि कभी अगर वॉर की कंडीशन हो जाए और कोई देश हमें तेल देने से मना कर दे तो हमारे पास एक स्टॉक होना चाहिए वॉर की कंडीशन के लिए, उससे निपटने के लिए। क्योंकि अगर तेल होगा ही नहीं तो हमारे पास जो इतने बड़े बड़े साधन रखे होंगे हम उन्हें कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए स्टॉक भी भारत संभाल करके रखता है। तो ये हमने लिया है, कच्चा तेल आयात किया है रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां प्रश्न कहता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लॉन्च की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लॉन्च की गई, तो ये योजना लॉन्च की गई थी 19 फरवरी 2015 को, और 2020 में इस योजना को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। 5 वर्ष इस योजना को पूरे हो गए हैं, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। मृदा स्वास्थ्य दिवस भी हम मनाते हैं 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी 2015 को ये योजना लॉन्च की गई थी। इसकी टैग लाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा। इसके तहत जो मृदा है उसकी जांच करके, जो भी किसान हैं उनकी मिट्टी की जांच करके उन्हें बताया जाता है कि कहीं मिट्टी में कोई कमी तो नहीं है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और फिर उसके हिसाब से उनको एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 39वां प्रश्न कहता है कि MOFPI ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितने मेगा फूड पार्क को मंजूरी दी है। MOFPI ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितने मेगा फूड पार्क को मंजूरी दे दी है, तो ये मंजूरी दी है 39। 39 का आंसर भी 39 है। 39 मेगा फूड पार्क को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 40वां प्रश्न कहता है कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी रही। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी रही। तो 40वें प्रश्न का उत्तर भी 40 ही है कि भारत की रैंक 40 रही। तो भारत 40वें स्थान पर बना रहा और इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। इससे रिलेटेड और हम देखते हैं कि ये जो
बौद्धिक संपदा सूचकांक है ये जारी किया जाता है GIPC ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये जारी किया जाता है रिपोर्ट। और इसमें टॉप किया है USA ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पे टॉप किया है। जबकि 2019 की बात करें तो भारत की रैंक 36वीं थी, तो -4 मतलब हम 4 पायदान नीचे गिरे हैं इस रैंक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 41वां प्रश्न कहता है कि 2017-18 में नए PLFS के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर, यहाँ पर दर होगा, भारत में जो बेरोजगारी दर है वो कितनी थी। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में 2017-18 में PLFS के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी थी। तो ये बेरोजगारी दर लगभग 6.1% रही थी, 6.10% ये बेरोजगारी दर भारत की 2017-18 के दौरान रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां प्रश्न कहता है कि किस व्यक्ति को JSW का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जिंदल स्टील से यहाँ पर आपको तात्पर्य है जिंदल स्टील का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको नियुक्त किया गया है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का नाम आप याद रख लीजिए, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 43वां प्रश्न कहता है कि उद्धव ठाकरे ने किस अनुभवी पत्रकार को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान करने के लिए, किस अनुभवी पत्रकार को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया है उद्धव ठाकरे ने। तो इन्होंने दिनकर केशव रायकर को ये अनुभवी पत्रकार आजीवन उपलब्धि का पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां प्रश्न कहता है कि डफ और फ्लैप्स की एक सेलिब्रिटी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें पूछा जा रहा है कि सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बना डफ और फ्लैप्स की सेलिब्रिटी रिपोर्ट के अनुसार। तो ये जो सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बना ये बने विराट कोहली, ये सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने इस डफ और फ्लैप्स की सेलिब्रिटी रिपोर्ट में। जबकि सेकंड नंबर पर रहे अक्षय कुमार और थर्ड नंबर पर रही दीपिका पादुकोण, ये थर्ड नंबर पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां प्रश्न कहता है कि लिंक्डइन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं। लिंक्डइन के कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। लिंक्डइन कंपनी है जिसके कार्यकारी अधिकारी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो जेफ बैनर इसके कार्यकारी अधिकारी बने हैं, जेफ बैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 46वां प्रश्न कि महिला जननांग उत्परिवर्तन 2020 के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। महिला जननांग उत्परिवर्तन 2020 के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो ये जो दिवस था ये हमने मनाया 6 फरवरी को ये दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47वां प्रश्न कहता है कि यशस्वी योजना स्मृति ईरानी के द्वारा किस राज्य में लॉन्च की गई। तो इसमें स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं और वर्तमान में जो ये कैबिनेट मंत्री हैं, ये कपड़ा मंत्री भी हैं और इसके साथ साथ में महिलाओं का एक मंत्रालय है उसकी भी ये मंत्री बनी हुई हैं। तो स्मृति ईरानी ने यशस्वी योजना लॉन्च की है गोवा में इन्होंने ये यशस्वी योजना लॉन्च की है। गोवा में यशस्वी योजना किसके द्वारा, स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च की गई है। 48वां प्रश्न कहता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का पुराना नाम क्या है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो वो कौन सा पोर्ट है जिसका नाम बदलकर वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया है। तो इसका नाम है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट वो कोलकाता बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, उसका नाम वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन कहता है कि 13वां कॉप सम्मेलन वन्य प्राणियों के प्रवासी प्रजाति के संरक्षण पर कहाँ आयोजित किया गया। जो भी प्रवासी प्रजातियां भारत में आती हैं उनके संरक्षण के लिए ये 13वां COP सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था गांधीनगर गुजरात में। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। तो ये जो माइग्रेटरी जो भी प्रवासी स्पीसीज है, प्रजातियां हैं, ये कनेक्ट द प्लैनेट, ये जो भी हमारा प्लैनेट है इसको जोड़ती हैं, तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए। हम इनका स्वागत करते हैं अपने घर में।
क्योंकि ये भी इनका घर है, तो हमें इनको संरक्षण देना चाहिए ताकि हम इन्हें बचा सकें। अगर हम इसके ऑफिशियल मैस्कट की बात करते हैं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका ऑफिशियल आधिकारिक मैस्कॉट रहा था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो 13 COP कहाँ पर हुई थी? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50वां प्रश्न कहता है 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन तो ये लखनऊ में किया गया है, याद रखेंगे। और कौन सा संस्करण था? तो 11वां डिफेंस एक्सपो कहाँ पर? लखनऊ में आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसकी टैग लाइन है मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां प्रश्न कहता है कि भारत और किस देश के मध्य अजय वॉरियर अभ्यास का आयोजन किया गया? अजय वॉरियर अभ्यास तो ये आपने कई बार सुना होगा। अजय वॉरियर अभ्यास भारत करता है यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके के साथ हम करते हैं अजय वॉरियर, यूनाइटेड किंगडम के साथ। इसके साथ साथ अगर हम देख लें तो यूके के ही सेल्सबरी मैदान में 13 से 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया और ये इसका 5वां संस्करण था। अजय वॉरियर का 5वां संस्करण था जो कि सेल्सबरी मैदान यूके में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52वां प्रश्न कहता है अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित 52वें अकादमी पुरस्कार। अब आप अगर ऑस्कर नहीं भी दे रखा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑस्कर पुरस्कार को एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस बार के 92वें 92nd जो अकादमी पुरस्कार थे और इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर किसको दिया गया? तो ये दिया गया है जोकिन फोनिक्स को। जोकिन फोनिक्स इनका नाम है और इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है 2020 का ऑस्कर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53वां प्रश्न कहता है कि वर्ष 2019 के लिए FIH पुरुष राइजिंग स्टार कौन चुना गया है? FIH की तरफ से पुरुष राइजिंग स्टार कौन चुना गया है? तो इनका नाम है विवेक सागर हॉकी के खिलाड़ी हैं जिनको कि चुना गया है पुरुष राइजिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब है 2020 का, ये किसने जीता है? तो इस बार बाजी को पलटते हुए ये खिताब जीता है आदित्य मेहता ने, क्योंकि आपने अधिकतर स्नूकर से संबंधित पंकज आडवाणी का नाम सुना होगा और इस बार आदित्य मेहता ने पंकज आडवाणी को हराकर आदित्य मेहता ने ये खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुणे महाराष्ट्र में ये आयोजित की गई थी, पुणे महाराष्ट्र में, और महिला वर्ग में विद्या पिल्लई विजेता बनी थी। महिला वर्ग में विद्या पिल्लई इस स्नूकर चैंपियनशिप की विजेता बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विज्ञान में महिला एवं बालिका अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में महिला एवं बालिका का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम जो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं 11 फरवरी को। 11 फरवरी को हम मनाते हैं विज्ञान में महिला एवं बालिका अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका थीम की अगर हम बात करें तो इसकी इस बार की थीम रही थी इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गौरेला पेंड्रा मरवाही किस राज्य का 28वां जिला बना है? तो ये एक नया जिला बनाया गया है किसी राज्य का जिसका नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो ये कहाँ का जिला बन गया है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये छत्तीसगढ़ का जिला बन गया है, 28वां जिला, और बिलासपुर से अलग करके इसको बनाया गया है। तो 28वां जिला बना है छत्तीसगढ़ का और बिलासपुर से अलग करके बनाया गया है जिसका नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। नेक्स्ट देखते हैं। 57वां प्रश्न कहता है दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन 11 से 13 फरवरी कहाँ किया गया? दूसरी बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। और ये ना सिर्फ भुवनेश्वर बल्कि ये भुवनेश्वर और पुरी 2 जगह पर इसका आयोजन किया गया। और कहाँ पर? उड़ीसा में किया गया था। तो कौन सा? दूसरी बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि NIFM फरीदाबाद का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? NIFM
का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है अरुण जेटली जी के नाम पर। इनको आप कह सकते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम बदलकर रखा गया है अरुण जेटली जी के नाम पर। तो अब इसका नाम जो हो गया है, अब इसका नाम हो गया है अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जलवायु परिवर्तन और महासागर स्वास्थ्य क्लाइम फिश कॉन 2020 पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जलवायु परिवर्तन और महासागर स्वास्थ्य, क्योंकि निरंतर आप देख रहे हैं कि जलवायु कितनी बदल रही है और महासागरों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे उनके स्वास्थ्य को भी खतरा पहुंच रहा है। तरह तरह की प्लास्टिक, कभी तेल का रिसाव हो जाता है। तो ये सारी जितनी मानवीय हस्तक्षेप बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो वहीं आपसे कहा जा रहा है कि क्लाइम फिश कॉन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो इसका सही उत्तर है वो है कोच्चि, केरल में। कोच्चि, केरल में ये क्लाइम फिश कॉन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क प्राप्त करने वाला, तो ये बन गया है मुंबई। मुंबई का बीएमसी का नाम आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि जब भी कभी मुंबई ऐसे पानी में भर जाती है, बाढ़ आती है, बढ़िया जब बारिश होती है तो आप देखेंगे कि मुंबई में बहुत ही ज़्यादा पानी भर जाता है। तो फिर बीएमसी को दोष दिया जाता है। बीएमसी वहाँ की नगर पालिका का नाम है, इसका कुछ बृहन मुंबई इस तरह से नाम है, तो बीएमसी को दोष दिया जाता है। तो वहीं इसी ने ये सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क प्राप्त किया है, भारत का सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अफ्रीकी संघ समिट 2020 के 33वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? अफ्रीकी संघ समिट थी ये, जिसके 33वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? क्यों आप समझ सकते हैं कि अफ्रीका से संबंधित है, तो अफ्रीका के ही किसी देश में इसका आयोजन किया गया होगा। तो इसका आयोजन किया गया इथियोपिया में, जिसकी राजधानी है अदिस अबाबा। तो इथियोपिया में ये 33वां संस्करण आयोजित किया गया अफ्रीकी संघ समिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला एनर्जी न्यूट्रल स्टेशन कौन सा जोन बना है? भारत का पहला एनर्जी न्यूट्रल स्टेशन कौन सा जोन बना है? तो ये बना है दक्षिण मध्य रेलवे जोन। दक्षिण मध्य रेलवे जोन भारत का पहला एनर्जी न्यूट्रल स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 63वां प्रश्न कहता है नई दिल्ली में मधुमक्खी पालन के लिए केवीआईसी के अपीयर ऑन व्हील्स को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो ये अपीयर ऑन व्हील्स किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है, जिसमें हमने केवीआईसी की मदद से इसको लागू किया है। मतलब पालन के लिए केवीआईसी का प्रोग्राम है अपीयर ऑन व्हील्स, जो कि नई दिल्ली में चलाया गया है। इसको हरी झंडी किसने दिखाई है? तो नितिन गडकरी जी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इन्होंने इस अपीयर ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा निधि पर 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया, इसके अध्यक्ष कौन बने? तो ये जो 5 सदस्यीय पैनल है जो 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा निधि पर बनाया है, इसके जो हेड बने हैं वो बने हैं एनके सिंह। एनके सिंह ही इसके हेड बनाए गए हैं। ये जो रक्षा और आंतरिक सुरक्षा निधि की 5 सदस्यीय पैनल है, इसके हेड एनके सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन भारत सरकार द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया जैविक खाद्य महोत्सव का नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेबी द्वारा किसकी अध्यक्षता में नगर पालिका बॉन्ड विकास समिति का गठन किया गया? तो सेबी द्वारा किसकी अध्यक्षता में नगर पालिका बॉन्ड विकास समिति की अध्यक्षता इसका गठन किया गया है? तो इसके जो अध्यक्ष है नगर पालिका बॉन्ड समिति के, ये हैं सुजीत प्रसाद, इनकी अध्यक्षता में ऐसा किया गया है। गाइज वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर मैंने बहुत मेहनत भी की है आपके लिए। मतलब आप समझिए कि 1 महीने से 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना ये इजी तो नहीं है। और मैंने एक एक क्वेश्चन को कहीं से कोई कॉपी पेस्ट वाला नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं। तो आपको मेहनत के अनुसार आपको उसका फल भी देना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुकेश अंबानी के बाद भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। मुकेश अंबानी के बाद की बात हो रही है। वैसे मुकेश अंबानी अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। भाई इनके पास बहुत सारा पैसा है, ये चौथे नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में इनके बाद सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। तो इनके भाई की अगर अनिल अंबानी की बात करें तो इनके पास तो कुछ खास पैसा है नहीं, ये तो हमेशा कर्ज में डूबे रहे। तो मुकेश अंबानी के बाद जो दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं उनका नाम है राधा कृष्ण दमानी। जो इसका सही उत्तर है वो है राधा कृष्ण दमानी, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां प्रश्न, भारतीय मूल के कौन यूके के नए चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बने हैं। भारतीय मूल के वे कौन से व्यक्ति हैं जो यूके के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बने हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ये भारतीय मूल के हैं और ये यूके के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, वहाँ का एक कह सकते हैं वित्तीय पद होता है जिसका नाम है ये, और ये वो बने हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन, जिनको कोरोना भी हो गया था। तो ये बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यूके की बात हम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पेंगोलिन दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो 15 फरवरी को हम विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाते हैं, 15 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो आपको ज़रूर आता होगा कि पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए प्यार का पौधा नामक जो कैंपेन है, अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो प्यार का पौधा ये शुरू किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। नीतीश कुमार जी यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार के द्वारा ये प्यार का पौधा कैंपेन शुरू की गई थी। पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्थ गंगा परियोजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। अर्थ गंगा परियोजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। तो अगर हम मंत्रालय की बात करें तो शिपिंग मंत्रालय के द्वारा ये अर्थ गंगा परियोजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओडिशा के एमएसएमई मंत्रालय ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। ओडिशा के एमएसएमई मंत्रालय ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो ये जो बैंक है इसका नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के साथ में ओडिशा ने समझौता किया है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो इनके सीईओ हाल ही में बदले। इससे पहले आदित्य मेहता शायद नाम था जो इसके सीईओ थे, परंतु अब इसके जो सीईओ बन गए हैं वो है शशिधर जगदीशन इनका नाम है। अगर एचडीएफसी की टैगलाइन की बात करें तो इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। जितनी भी बैंक्स हैं उनकी टैगलाइन बहुत पूछते हैं, तो बिल्कुल रट लीजिए टैगलाइन, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डेन डेविड प्राइज किसको मिला है। डेन डेविड प्राइज किसको मिला है। तो ये पुरस्कार दिया गया है गीता सेन जी को। ये इजराइल का पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। और डेन डेविड प्राइज किसे मिला है, गीता सेन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि कहता है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता। इसके विजेता कौन बने हैं। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है। तो FIH की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो अवार्ड जीता है वो मनप्रीत सिंह जी ने जीता है। मनप्रीत सिंह ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है IOC की ओलंपिक क्वालिफायर रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 कौन सा मुक्केबाज रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि IOC ने एक ओलंपिक क्वालिफायर रैंकिंग जारी की है, इसमें वर्ल्ड में नंबर 1 पर कौन सा मुक्केबाज रहा है। तो जो मुक्केबाज वर्ल्ड में नंबर 1 रहा है वो है अमित पंघाल। अमित पंघाल इनका नाम है, ये वर्ल्ड में नंबर 1 पर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इंडिया से रिलेटेड है, वो भी वर्ल्ड लेवल पर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है बायो एशिया का 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। बायो एशिया के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये हैदराबाद में हुआ है 17वें संस्करण का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लुई नगाई ये फेस्टिवल है एक जिसका नाम है लुई नगाई नी त्योहार कहाँ मनाया गया। लुई नगाई नी
फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये त्यौहार मनाया गया है मणिपुर में। मणिपुर में ये त्यौहार मनाया गया है, लुई नगाई नी फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ? 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड, जिसके बाद लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई कि झूठा किसी को भी दे दिया, कि पार्शियलिटी हुई लोगों के साथ, जिसको मिलना चाहिए था उसे नहीं मिला। तो फिलहाल जो भी रहा हो, हमें बस देखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो ये आयोजन हुए, इसका आयोजन हुआ गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम में स्थित है और यहीं पर अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं हमारे लिए, अगर आप देखेंगे फिल्म से रिलेटेड, तो वो नेशनल अवार्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि पूछे भी जाते हैं और शायद वो एक हद तक रियल भी होते हैं, वो फेक नहीं होते। पर जहाँ तक मैंने सुना है कि बाकी जो भी ये फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं ये सारे फेक होते हैं, पहले से ही बिके हुए होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योद्धावु मोबाइल ऐप नशाखोरी से निपटने के लिए किसके द्वारा लॉन्च की गई है? योद्धावु मोबाइल ऐप ये नशाखोरी से निपटने के लिए लॉन्च की गई है। तो ये केरल सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। केरल सरकार की ये पहल है, योद्धावु मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2020 का जो ओलंपिक है उसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम्स में कि 2020 ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन इसका जो आदर्श वाक्य है 2020 के ओलंपिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा ने अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो हरियाणा सरकार ने ऐसा किया है कि अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो ये कर दिया है सुषमा स्वराज जी के नाम पर। सुषमा स्वराज जी का जन्म जो है अंबाला में ही हुआ था, इसीलिए इनके नाम पर ये बस स्टैंड का नाम कर दिया गया। इनको श्रद्धांजलि देने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 82वां प्रश्न कहता है कि उत्तर भारत का पहला पक्षी रिंगिंग स्टेशन पाने के लिए किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? पहला पक्षी रिंगिंग स्टेशन पाने के लिए किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? तो ये जो समझौता हुआ है वो है बिहार और गुजरात के मध्य में। बिहार और गुजरात के मध्य में। आपको लग रहा होगा कि पास पास वाले राज्य समझौता करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। ये समझौता हुआ है बिहार और गुजरात के मध्य में पक्षी रिंगिंग स्टेशन को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली पुलिस ने हिम्मत प्लस ऐप किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? हिम्मत प्लस ऐप किसके साथ मिलकर दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है? तो उबर के साथ मिलकर ये हिम्मत प्लस ऐप लॉन्च किया गया है। आप एक तरीके से देख सकते हैं महिलाओं की सेफ्टी दिल्ली में किस तरह से है, तो आपको तो पता रहता है कि दिल्ली में महिलाओं की सेफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो महिलाओं को सेफ फील कराने के लिए इस तरह के ऐप्स लॉन्च किए जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरकार ने कब तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना कर 108 मिलियन टन मीट्रिक टन करने की योजना बनाई है? सरकार ने कब तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने के लिए 108 मीट्रिक टन करने के लिए योजना बनाई है? तो 108 मीट्रिक टन सरकार का ये कहना है कि वो 2025 तक कर देंगे दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता। इसको ये 108 मीट्रिक टन कर देंगे 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 50वां प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 को किसने संबोधित किया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 आपसे पूछा जा रहा है कि इसको किसने संबोधित किया? तो इसको संबोधित करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एग्रो फार्मा प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कोल्ड जोन किसे मिला है? एग्रो फार्मा प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कोल्ड जोन किसे मिला है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा है और ये मिला है मुंबई एयरपोर्ट को। मुंबई एयरपोर्ट को ये एक्सपोर्ट कोल्ड जोन विश्व का सबसे बड़ा ये मिला है मुंबई एयरपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो 2020 की बात करें हैं, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है?
तो सारे ही ऑप्शन आपके लिए कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसका आंसर बताना चाहूँगी ऋतिक रोशन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऋतिक रोशन को ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो दादा साहब का है, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता है, ऋतिक रोशन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2020 की विजेता कौन बनी है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2020 की विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है एलाइन कैलिनो। एलाइन कैलिनो जो कि मैंगलोर से हैं, मैंगलोर से ये बिलोंग करती हैं और ये बन गई हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हम 25 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं, 25 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीएसआई के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में 160 केजी सोना मिलने की खबर की पुष्टि हुई थी? पहले यहाँ पर कहा जा रहा था कि 3000 कुछ टन करके सोना मिला है, परंतु बाद में फिर कहा गया वो 3000 टन नहीं, 160 किलोग्राम सोना है, जो कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से मिला है? तो ये मिला है सोनभद्र से। सोनभद्र से ये खनिज क्षेत्र आप कह सकते हैं कि यहाँ पर खनिज पदार्थ ही अधिकतर पाए जाते हैं। तो कई तरह के खनिज पदार्थ सोनभद्र से प्राप्त होते हैं, जहाँ पर सोना मिलने की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अपने प्रदेश से बाहर प्रदेश में जाकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज करने वाले प्रदेशों में कौन उच्च पर रहा है? कि वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत कई सारे लोगों ने अपने प्रदेश में ना इलाज कराकर किसी दूसरे प्रदेश में जाकर इलाज कराया। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसके लोगों ने सबसे ज़्यादा ऐसा किया है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा इलाज कराया है किसी दूसरे राज्य में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का युद्ध अपराधों पर प्रस्ताव से कौन सा देश बाहर हो गया है? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का जो युद्ध अपराधों पर प्रस्ताव है, इससे कौन सा देश बाहर हो गया है? तो जो देश इससे बाहर हो गया है वो है श्रीलंका। श्रीलंका इससे बाहर हो गया। वैसे तो अधिकतर कई सारी जो ट्रीटीज थी जिनसे बाहर होने वाला कंट्री यूएसए था, बहुत सारी चीज़ों से इसने बाहर अपना हाथ कर लिया, पेरिस समझौते से भी। तो फिर आपको यही लगा होगा कि इसका आंसर भी संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, परंतु नहीं, जो इसका सही आंसर है वो है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी रहा? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी रहा है? तो इस बार जो खिलाड़ी टॉप पर आए वो स्टीव स्मिथ है, ना कि विराट कोहली। स्टीव स्मिथ ने इस बार इस आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? पहला है तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। कोई भी चीज़ जब पहली बार मनाई जाती है तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 28 फरवरी को। 28 फरवरी को हमने अपना पहला प्रोटीन दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत ने किस देश के साथ बस सेवा के लिए समझौता किया है? भारत ने किस देश के साथ में बस सेवा के लिए समझौता किया है? तो जब बस की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि वो आसपास का कोई देश होगा जिससे हमारी स्थलीय सीमा जुड़ी होगी। तो नेपाल से भी जुड़ी हुई है, भूटान से भी, बांग्लादेश से भी और म्यांमार से भी, परंतु जो इसका सही उत्तर है वो है म्यांमार। म्यांमार के साथ में ये बस सेवा के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गंगा कायक महोत्सव कहाँ मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा कायक महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया। गंगा जी कहाँ से निकलती हैं? तो उत्तराखंड से ही निकलती हैं, जहाँ पर ये गंगा कायक महोत्सव मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किसने किया? 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। तो हर कंट्री का अपना अपना अलग एक कह सकते हैं कि मंडप, अब इसको इंग्लिश में मुझे इस समय याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, तो बनाया जाता है कि उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग जाते हैं। तो उसका उद्घाटन पूछ रहे हैं कि किसके द्वारा किया गया? तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एस जयशंकर, इनके द्वारा इस मंडप का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2022 में AFC वुमेन एशिया कप कहाँ होगा? 2022 में AFC वुमेन एशिया कप, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो 2022 में जो इसका आयोजन होगा वो भारत में होगा, हमारे अपने प्रिय भारत में
वुमेन एशिया कप का आयोजन किया जाएगा 2022 में। अभी तो फिलहाल सारे जितने भी आप देखेंगे स्पोर्ट्स, ओलंपिक होने वाला था 2020 में, या जितने भी आप देखते हैं कि 4 तो टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं साल भर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो सारी की सारी कैंसिल कर दी गई। तो जितनी भी थी आप देखते हैं मार्च के बाद जो भी चीज़ें थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो सारी की सारी कैंसिल कर दी गई हैं, लेकिन धीरे धीरे अब उसको खोला जा रहा है। अब IPL होने की संभावना है नवंबर तक, तो देखते हैं आगे कैसी कंडीशंस बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसके जन्म दिवस को तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य बालिका संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो वो कौन व्यक्ति है जिनके जन्म दिवस को तमिलनाडु सरकार राज्य बालिका संरक्षण दिवस के रूप में मनाएगी? तो ये जो महिला है जिनका नाम है जयललिता, अभी वर्तमान में ये मतलब इनके कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी, जिसमें इनकी बताया जा रही थी कि किसी के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है, जिसमें कई सारे लोगों को जेल भी जाना पड़ा। तो फिलहाल कारण जो भी रहे हों, लेकिन जयललिता जी को तमिलनाडु में बहुत सारे लोगों के आप कह सकते हैं कि वो दिल में बसती थी। कई सारे लोग उनको पूजते भी थे, बहुत मानते थे, जिसके कारण उनको सम्मान देने के लिए राज्य बालिका संरक्षण दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। के पलानीस्वामी तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, ये आज का 100 जो क्वेश्चन है हमारे आज के, तो उसमें ये आज का अंतिम प्रश्न है जो कि पूछता है कि सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। सामाजिक न्याय दिवस तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को हम मनाते हैं सामाजिक न्याय दिवस। तो वीडियो तो आज तक का यही था। आपको कैसे लगे प्रश्न, प्लीज़ आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं वो सारे के सारे आपको कैसे लगे, और वीडियो में कोई कमी लगी हो तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और प्लीज़ 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 मेरी स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। तो प्लीज़ मेरी जो भी मेहनत आपको लगती है उसके लिए आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।